स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान में और वहां की शासन व्यवस्था में अभिसमयों का क्या महत्व है या उनकी क्या भूमिका है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अभिसमय किन किन रूपों में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं, कानून के साथ उनका क्या भेद है और उनका पालन क्यों किया जाता है। आज हम इस चर्चा को समराइज करते हुए, इसे अंतिम रूप देते हुए ये देखेंगे कि इन अभिसमयों के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, क्यों कर ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में इनका इतना ज्यादा महत्व है, जबकि न तो इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है और न ही इनके पीछे कोई न्यायिक मान्यता है। फिर भी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में इनका रोल अहम है, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो क्या भूमिका इनके द्वारा निभाई जाती है, कौन से कार्य किए जाते हैं जिनके कारण इनका इतना ज्यादा महत्व है। सबसे पहले जब हम इनकी भूमिका को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो अभिसमय है वो ब्रिटेन में लोकतांत्रिक संविधान के विकास में बहुत ज्यादा सहायक रहे हैं। ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में विकसित हुई है। यानी पहले वहां राजतंत्रीय व्यवस्था थी, धीरे धीरे राजतंत्र के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा और इस जन आक्रोश का परिणाम था इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसके बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहां विकसित हुई। हालांकि राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में चलते वक्त कई ऐसे अवसर ब्रिटिश राजनीति में उपस्थित हुए जब राजाओं ने अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और ऐसी स्थिति में ये संवैधानिक परंपराएं ही थी जिन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका और लोकतंत्र को एक स्थान मिला ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में। जैसे आपने देखा कि कैसे हैनोवर वंश के राजा जॉर्ज प्रथम, जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी या सार्वजनिक जीवन में जिनको रुचि नहीं थी, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता स्वयं नहीं की, बल्कि इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। उनके स्थान पर वो व्यक्ति, वो अधिकारी मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने लगा। बाद में इसी नियुक्त अधिकारी को आगे चलकर प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। तभी से प्रधानमंत्री पद चला आ रहा है। लेकिन बीच में ऐसी स्थिति देखने को मिली कि जब इसी वंश के दूसरे राजा जॉर्ज थर्ड ने ये कोशिश की कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता वो स्वयं करेंगे, किसी अधिकारी को इसके लिए नियुक्त नहीं करेंगे, यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं करेंगे। लेकिन जॉर्ज थर्ड के इस कार्य का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि तब तक यानी जॉर्ज फर्स्ट के समय से लेकर जॉर्ज थर्ड के समय तक ये परंपरा ब्रिटेन में स्थापित हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। और ये जो व्यवस्था थी, ये जो परंपरा थी, ये ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप सिद्ध हो रही थी। कैसे कि संसदीय लोकतंत्र में दो तरह की कार्यपालिका का वजूद होता है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। तो जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद थे वो वास्तविक कार्यपालक थे और इनकी नियुक्ति राजा करता था, राजा औपचारिक कार्यपालक बना। तो ये जो परंपरा चली आ रही थी कि राजा केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा परंपरा के अनुसार और वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये परंपरा लोकतंत्र के अनुरूप बन गई थी। इसलिए जब जॉर्ज थर्ड के द्वारा ये प्रयास किया गया कि वो खुद मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, तो इस प्रयास का विरोध किया गया और ये बात स्थापित कर दी गई कि अब राजा के कोई अधिकार नहीं है, राजा के कोई निर्णय महत्व
नहीं रखेंगे। अब किसका निर्णय महत्व रखेगा? जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य हैं, अब उनकी सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ऐसी जो परंपराएं विकसित हुई, संवैधानिक परंपराएं, उन्होंने ब्रिटेन में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में, लोकतंत्र की दिशा में संविधान के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। खासतौर से तब जबकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान मौजूद नहीं है। प्रोफेसर जेनिंग्स ये मानते हैं कि ब्रिटेन में जन संप्रभुता की धारणा को सफल बनाने में अभिसमयों का बड़ा योगदान है। जन संप्रभुता कहाँ स्वीकार की जाती है? लोकतंत्र में स्वीकार की जाती है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अंतिम शासन शक्ति किसके हाथों में है? जनता के हाथ में है। जनता की शक्ति ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता जैसा निर्णय करेगी उसके अनुसार ही शासन के विभिन्न अंगों का संचालन होगा। विभिन्न अंगों में कार्यरत पदाधिकारी जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो अंतिम संप्रभु कौन है? जनता है, ऐसा लोकतंत्र में माना जाता है। और जनता की इस संप्रभुता को पुष्टि प्रदान करने में, उसको सुनिश्चित बनाने में अभिसमयों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। जैसे वहां एक अभिसमय ये है कि जो भी सत्ताधारी मंत्रिमंडल है वो किसी ऐसे विवादास्पद विषय पर संसद में कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं लाएगा जिस विषय पर निर्वाचन में जनता ने स्पष्ट जनादेश न दिया हो। यानी संबंधित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चुनाव में वो मुद्दा रखा हो और जनता ने स्पष्ट रूप से उस मुद्दे पर उस पार्टी को समर्थन किया हो, उसके सदस्यों को बहुमत प्रदान किया हो संसद के अंदर, तब तो वो विधेयक ला सकता है सत्ताधारी दल, अन्यथा वो ऐसा विधेयक लाने का अधिकारी नहीं है। इस कन्वेंशन के पीछे मान्यता ये है कि देश की राजनीति में कोई भी बदलाव लाने में, उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने में जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। जनता की सत्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र का सार ही यही है कि अंतिम संप्रभुता जनता में निवास करती है और ये अभिसमय जनता की इसी सत्ता को पुष्टि प्रदान करता है। और इस लिहाज से अभिसमय एक अन्य तरीके से ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विकास में, उसको स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। दूसरी उनकी भूमिका हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान को क्रियान्वित करने में, उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने में और साथ ही उसको समय के अनुकूल बनाने में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है और कुछ एक दस्तावेजों जैसे मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स, इनको छोड़कर कोई भी ऐसा व्यापक संवैधानिक प्रलेख नहीं है ग्रेट ब्रिटेन में जिसके माध्यम से ये कहा जा सके कि ब्रिटेन में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अब भारत और अमेरिका जैसे देश में तो अगर कोई कठिनाई उपस्थित होती है कि देश में किसकी सर्वोच्चता है, कौन क्या कार्य करेगा, किसके क्या अधिकार हैं, तो इसका समाधान संविधान के माध्यम से ढूंढा जा सकता है, क्योंकि संविधान में इन नियमों को लिख दिया गया है। लेकिन ब्रिटेन में तो ऐसा कोई लिखित रूप मौजूद नहीं है। बाद के वर्षों में संसद ने कुछ कानून जरूर बनाए हैं, कुछ कन्वेंशंस को कानूनी रूप भी दिया गया है, न्यायिक निर्णयों के रूप में भी वो हमारे सामने आए हैं कुछ कानून, लेकिन फिर भी ऐसा कोई व्यापक दस्तावेज नहीं है जिसको हम कह सके कि ये ब्रिटिश संविधान है, इसमें सारे नियम हैं, इनके आधार पर ही किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि
संविधान को क्रियान्वित करने में कठिनाई आती है, लेकिन इस कठिनाई को दूर करने का कार्य अभिसमयों के द्वारा किया जाता है। जब भी कोई समस्या उपस्थित होती है सार्वजनिक जीवन में, संसद के संबंध को लेकर, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा के आपसी संबंध को लेकर, या मंत्रिमंडल और संसद के संबंध को लेकर, मंत्रिमंडल और सम्राट के संबंध को लेकर, तो ऐसी स्थिति में जो प्रचलित परंपराएं हैं, अभिसमय हैं, वो इन समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो ब्रिटेन में सम्राट संप्रभु है और मंत्रिमंडल, संसद और जनता राजनीतिक संप्रभु है। अगर केवल कानूनी दृष्टिकोण को ही अपनाया जाए तो ऐसी स्थिति में शासन कार्य करने में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है विभिन्न अंगों के मध्य, क्योंकि तब राजा ये कहेगा कि कानूनी रूप से हम सर्वोच्च हैं, इसलिए हम जैसा आदेश करेंगे, हम जैसा निर्णय लेंगे, वैसा ही मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ संसद ये कहेगी कि हम जनप्रतिनिधियों की संस्था है, हमें जनता द्वारा चुनकर भेजा गया है, इसलिए हमारा निर्णय ज्यादा मान्य होना चाहिए। लॉर्ड सभा के सदस्य अलग कहेंगे कि हमारी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि हम परंपरा अनुसार लंबे समय से चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने अधिकारों की अलग दुहाई देंगे कि वो वास्तविक कार्यपालिका है, इसलिए निर्णय करने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। तो सभी अंगों में एक तरह का गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, एक खींचतान की सी स्थिति आ जाएगी, एक अव्यवस्था फैल जाएगी लिखित संविधान न होने के कारण। लेकिन ब्रिटेन में यह अव्यवस्था इसलिए नहीं फैलती है क्योंकि इस कठिनाई को दूर करने में संविधान के अभिसमय, जो संवैधानिक अभिसमय है, वो बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हुए हैं। अभिसमय क्या है? कैसे तीनों अंग एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे पर भरोसा जताते हैं? क्योंकि परंपरा ये है कि राजा मंत्रिमंडल की सलाह को मानता है। राजा वही कार्य कर सकता है जिसकी सलाह उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाए, और इस परंपरा के कारण ही राजनीतिक संप्रभु और कानूनी संप्रभु में संपर्क और सामंजस्य बना हुआ है। इतना ही नहीं, समय के अनुकूल संविधान को बनाने में भी अभिसमयों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कानून एक समय विशेष में बन जाता है, चाहे वो संवैधानिक कानून हो या सामान्य कानून, वो एक समय विशेष में विचार विमर्श करके या तो बनाया जाता है या विकसित होता है। लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समाज की, हमारी जीवन शैली बदलती रहती है, उसके अनुरूप संविधान का बदलना भी जरूरी होता है। लिखित संविधानों में ये बदलाव संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, और ब्रिटेन जैसे देश में समय के अनुरूप संविधान को बदलने में अभिसमय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभिसमय स्वयं ही विकसित नहीं होते, स्वयं तो विकसित होते ही हैं, उसके साथ साथ जानबूझकर भी कभी कभी इनका विकास किया जाता है, जैसी समय की डिमांड होती है, समय की मांग के अनुसार। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि समय के साथ साथ ब्रिटेन में जैसे जैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ, जनप्रतिनिधियों की सत्ता स्थापित हुई, उसमें ये देखा गया कि संसद के जो दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनमें से लॉर्ड सभा कुछ मामलों में कॉमन सभा के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लॉर्ड सभा ये नहीं चाह रही कि उसके जो खोए हुए अधिकार हैं वो उसे दोबारा प्राप्त
न हो सके, वो शासन व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करना चाहती है, क्योंकि परंपरा अनुसार सदियों से वो चली आ रही है। वो एक पारंपरिक संस्था है, वो एक कुलीन तंत्रीय संस्था है, तो वो अपने अधिकारों को जताना चाहती है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का विकास किस दिशा में हो रहा है? लोकतंत्र की दिशा में हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया जा रहा है। तो जब ये देखा गया कि लॉर्ड सभा के द्वारा, कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों में रुकावट डालने का प्रयास किया जा रहा है, तो झट से सेलिसबरी कन्वेंशन का डेवलपमेंट हुआ, जिसके अनुसार लॉर्ड सभा पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को द्वितीय वाचन के बाद अस्वीकृत नहीं कर सकती। द्वितीय वाचन तक विधेयक पर चर्चा पूर्ण हो चुकी होती है और उसके बाद ऐसा समझा जाता है कि विधेयक की कमियों को भी दूर कर लिया गया होगा। तो जब विधेयक सेकंड रीडिंग तक पहुंच जाए, उस स्तर पर जाकर लॉर्ड सभा किसी पूर्वाग्रह के चलते, किसी दुराग्रह के चलते किसी विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। और इस तरह से लॉर्ड सभा की शक्तियों को कानून निर्माण के क्षेत्र में सीमित करते हुए कॉमन सभा की सत्ता को मान्यता दी गई, क्योंकि कॉमन सभा में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और इस तरह से लोकतंत्र को गति प्रदान करने का प्रयास किया गया, संविधान को क्रियाशील बनाने का, गतिशील बनाने का, समय के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। तीसरी भूमिका हम देख सकते हैं अभिसमयों की, कि इन अभिसमयों के कारण ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसमें कई श्रेष्ठ बातें विकसित हुई हैं। यानी शासन व्यवस्था को एक सुधरा हुआ श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करने में भी अभिसमय सहायक की भूमिका में रहे हैं। जैसे एक अभिसमय क्या है कि संसद में प्रस्तुत किसी भी विधेयक के कम से कम 3 वाचन होने चाहिए। 3 बार उसकी रीडिंग संसद के अंदर होनी चाहिए, एक सदन के अंदर होनी चाहिए। इसका पर्पस क्या है कि 3 बार रीडिंग के बाद उस विधेयक पर पर्याप्त चर्चा हो जाती है और चर्चा के दौरान जो कमियां सामने आती हैं उन कमियों को भी सुधार लिया जाता है। इससे कानून निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य जल्दबाजी में होने की आशंका नहीं रह जाती। यानी संसद समय देकर, सोच विचार कर हर कानूनी प्रस्ताव को पास करने का प्रयत्न करे, इसलिए ये अभिसमय विकसित किया गया। अगर ये अभिसमय ना होता तो हो सकता है कि संसद के द्वारा कई बार जल्दबाजी में ऐसे कानून पास कर दिए जाते जो कानून जनता के लिए हितकारी नहीं होते, संवैधानिक विकास की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते। लेकिन वो अभिसमय ही है जो संसद की इस जल्दबाजी पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, क्योंकि संसद की जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी अभिसमयों पर आधारित है, जिस प्रक्रिया के अनुसार हर कानूनी प्रस्ताव का, हर विधेयक का कम से कम 3 बार वाचन अवश्य होना चाहिए। एक दूसरी परंपरा जो संसदीय व्यवस्था से संबंधित है, संसद के गठन से संबंधित है, उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित है, वो ये है कि कॉमन सभा का जो स्पीकर है वो एक बार अपने पद पर निर्वाचित होने के बाद अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है और पूरे सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। खुद व्यवहार में भी स्पीकर्स ने इस अभिसमय का, इस परंपरा का पालन किया है और अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, सम्मान प्राप्त हुआ है।
तो इस तरह से शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करने में, उसको निष्पक्ष बनाने में, अधिक लोकतांत्रिक बनाने में, अधिक सुविचारित व्यवस्था बनाने में अभिसमयों की अहम भूमिका रही है। इसके साथ साथ अभिसमय शासन को भी नियंत्रित करते हैं। लिखित संविधान होता तो शासन को नियंत्रित करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं लिखित रूप में मौजूद होती, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इसके बावजूद भी शासन नियंत्रित रहता है अभिसमयों की मौजूदगी के कारण। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि निरंकुश व्यवस्था तो राजतंत्रीय हो सकती है या एक व्यक्ति का मनमाने ढंग का शासन हो सकता है, अधिनायक तंत्र जिसको हम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि सत्ता का स्वभाव ही होता है ऐसा कि उसमें निरंकुश होने की प्रवृत्ति होती है। बड़ी पुरानी कहावत है, सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। लोकतंत्र में भी सत्ताधारियों के निरंकुश होने का भय रहता है, खासतौर से तब जब शासक दल को संसद में पूर्ण बहुमत की स्थिति प्राप्त। ये जरूर है कि जनतंत्र में शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ समय के लिए ही अपने पद पर रहते हैं। निर्वाचन 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न समय अवधियों के लिए होता है, लेकिन अवधि निश्चित होती है कि इतने समय के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। तो 4 या 5 वर्ष की जो अवधि है जिसके लिए चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि, उस अवधि में भी शासक वर्ग निरंकुश हो सकता है, इसकी संभावना बनी रहती है। सत्ताधारी दल के मंत्रिमंडल को अगर संसद में बहुमत की स्थिति प्राप्त होती है तो वो सोचता है कि वो कोई भी कानून पास कर लेगा, क्योंकि कानून पास करने के लिए बहुमत की जरूरत होती है और संसद में वो बहुमत उसके साथ है। एक तो इस कारण से निरंकुशता की स्थिति बनती है। दूसरे, हम ये देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो ट्रेंड चल रहा है, जो प्रवृत्ति चल रही है, वो प्रवृत्ति क्या है कि कार्यपालिका विधायिका की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बन रही है। परंपरा अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसकी शक्तियों में इजाफा होता जा रहा है और कई मामलों में वो संसद को अपने अधीन बनाने में सफल सिद्ध हुई है। ऐसी स्थिति में कई विचारकों के द्वारा ये आशंका भी व्यक्त की गई, आप देख चुके हैं, कि क्या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अधिनायक बन सकते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी शक्तियों का प्रयोग इनके द्वारा किया जा रहा है, उन शक्तियों के कारण एक समय ऐसा आ सकता है कि जब ये निरंकुश शासकों जैसा आचरण कर सकते हैं। इस बात की आशंका व्यक्त की जाती है, लेकिन ऐसी आशंका को निराधार बनाने में अभिसमय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी वो अभिसमय है जो शासन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, उसे निरंकुश बनने को रोकते हैं, निरंकुश बनने से रोकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों को अपनी कार्य प्रणाली में अभिसमयों का पालन करना पड़ता है। जो परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, उन्हें मंत्रिमंडल को भी मानना पड़ता है और मंत्रिमंडल इस बात से भी परिचित होता है कि इन अभिसमयों के पीछे जनता की शक्ति है, जनमत की शक्ति है। जनता चाहती है कि शासक वर्ग इन अभिसमयों का पालन करे और चूंकि संसदीय जनतंत्र में चुनावी राजनीति में मंत्रिमंडल के दल का उलझाव होता है, इसलिए मंत्रिमंडल इन अभिसमयों की उपेक्षा
नहीं कर सकता और वो नियंत्रित रहता है, नियंत्रित रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। बहुत सी ऐसी शासन संबंधी परंपराएं हैं जिन्हें मानना होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को, इवन संसद को भी। जैसे एक परंपरा ये है कि प्रधानमंत्री हर मंगलवार को सम्राट से मिलकर उसे शासन संबंधी कार्यों की जानकारी देता है। शासन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही ये परंपरा भी विकसित की गई कि मंत्रीगण राजा को प्राप्त उन्मुक्ति के नाम पर अपने कार्य की जवाबदेही से बच नहीं सकते। राजा को क्या उन्मुक्ति प्राप्त है कि राजा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक कहावत प्रचलित है वहां पर कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। चूंकि राजा वैधानिक प्रधान है, वैधानिक रूप से शासन की सत्ता का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है, तो कई बार ऐसा अवसर आया कि मंत्रियों ने राजा के नाम पर अपने कार्य का बचाव किया। ऐसे 1678 में ये मामला उपस्थित हुआ जब डेनवी ने फ्रांस स्थित राजदूत को एक पत्र लिखा और इस पत्र लिखने के अपराध में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डेनवी के ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाया। अपने बचाव में डेनवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्रांस के राजदूत को ये पत्र सम्राट के आदेश से लिखा था और चूंकि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता इसलिए वह भी निर्दोष है। लेकिन संसद ने तब इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और ये प्रतिपादित किया कि मंत्रियों की त्रुटि के लिए स्वयं मंत्री ही उत्तरदायी हैं, सम्राट नहीं। यानी सरकार में उत्तरदायित्व की भावना के विकास में ये परंपरा जो संसद के द्वारा स्थापित की गई कि मंत्रियों की त्रुटि के लिए मंत्री ही उत्तरदायी हैं, ये संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, उसका आधार बनी ये परंपरा। उसके बाद ये स्थापित हो गया कि मंत्रीगण जो भी कार्य करेंगे उस कार्य के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे और उसके लिए वो अपना बचाव राजा की उन्मुक्ति के नाम पर नहीं कर सकते, क्योंकि राजा तो एक वैधानिक प्रधान है, एक शोभा की चीज है ब्रिटिश जनतंत्र में, उसके पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। वो जो भी आदेश देता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार देता। इसके साथ साथ एक परंपरा जो ब्रिटिश संसद की कार्यप्रणाली में विकसित हुई है वो है विरोधी दल के द्वारा छाया मंत्रिमंडल के गठन की। ये भी एक परंपरा है ब्रिटेन में कि जैसे सत्ताधारी दल जो बहुमत प्राप्त दल है, जिसका प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है सम्राट के द्वारा, वो तो अपना मंत्रिमंडल गठित करता ही है, साथ ही कॉमन सभा में जो विरोधी दल का नेता होता है वो भी पैरेलल रूप में मंत्रिमंडल का गठन करता है, जिस मंत्रिमंडल का कार्य ये देखना होता है कि जो वास्तविक मंत्रिमंडल है उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कितने उपयुक्त हैं, कितने आंकड़ों पर आधारित हैं। ये मंत्रिमंडल अपने स्तर से, जो विरोधी दल के द्वारा स्थापित किया जाता है छाया मंत्रिमंडल, वो अपने स्तर से शासन संबंधी विभिन्न आंकड़ों को इकट्ठा करता है, नीतिगत प्रस्तावों को तैयार करता है और संसद में जब किसी विधेयक पर चर्चा होती है तो वो इन आंकड़ों का प्रयोग करता है। इस मंत्रिमंडल का पर्पस, जो वास्तविक मंत्रिमंडल है उसको हर मुद्दे पर संसद में घेरना होता है, उससे जवाब तलब करना होता है, उससे प्रश्न पूछना होता है। तो इस मंत्रिमंडल के अस्तित्व के कारण, यानी छाया मंत्रिमंडल के कारण जो वास्तविक मंत्रिमंडल होता है वो नियंत्रित ढंग से कार्य करता है और प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, संसद भी अभिसमयों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से वो एक संप्रभु संस्था है।
इसके अलावा अभी समय ब्रिटेन जैसे देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में, मानवाधिकारों की रक्षा करने में बहुत ज्यादा सहायक रहे हैं। लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं कि अक्सर अल्पसंख्यकों के मन में ये डर बना रहता है कि जो बहुसंख्यक हैं उनके द्वारा उन पर अत्याचार किया जा सकता है। लिहाजा इस अत्याचार को दूर करने के लिए वो शासन की तरफ मुखातिब होते हैं कि शासन के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाएगा, नीतिगत उपाय किए जाएंगे जिससे उनका ये भय दूर होगा, उनके भी अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। ब्रिटेन जैसे देश में अश्वेत लोग अल्पसंख्यक हैं, कुछ एशियाई मूल के लोग भी हैं, लेकिन ये लोग इस बात के प्रति आश्वस्त रहते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा अभिसमयों के द्वारा की जाएगी, उस स्थिति में जबकि मंत्रिमंडल या संसद के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अभिसमय मंत्रिमंडल और संसद दोनों को उनका दायित्व याद दिलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के लिए जो कन्वेंशंस प्रचलित हैं, उन कन्वेंशंस का पालन करने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य है। वहां ये भी परंपरा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट उन परंपराओं का पालन करेगी जिनका संबंध मानवाधिकारों से है। जो मानवाधिकार कन्वेंशंस के द्वारा जो शर्तें, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाएगा। उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार भी हैं, शरणार्थियों के अधिकार भी हैं। एक ह्यूमन बीइंग के रूप में एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, वो सारे अधिकार उपलब्ध कराने की बात इन कन्वेंशंस के तहत की गई है। ब्रिटेन के जो नागरिक हैं, जो बहुसंख्यक नागरिक हैं, वो भी बहुत ज्यादा अधिकारों का प्रयोग करते हैं, बावजूद इस तथ्य के लिए कि ब्रिटेन जैसे देश में भारत के समान या अमेरिका के समान कोई नागरिक अधिकार पत्र नहीं है। हमारे देश में संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और उन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हम न्यायपालिका में जाकर कर सकते हैं अगर किसी भी सत्ता के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी अन्य नागरिक के द्वारा हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो। लेकिन ब्रिटेन में चूंकि लिखित संविधान है नहीं, इसलिए कोई अधिकार पत्र नहीं है और उस रूप में अधिकार पत्र नहीं है जैसे भारतीय संविधान के तहत है या अमेरिकी संविधान के तहत है। और संसद की सर्वोच्चता होने के कारण न्यायपालिका को भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकती, उनको अवैध घोषित नहीं कर सकती। इसके बाद भी ब्रिटिश लोग भारतीय नागरिकों से कहीं ज्यादा अधिकारों का उपभोग करते हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि ब्रिटिश लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, साथ ही वहां अभिसमय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिसमयों के पालन की आदत शासक वर्ग की पड़ गई है और जब तक शासक वर्ग अभिसमयों का पालन करता है तब तक मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये अभिसमय किसी न किसी रूप में मानवीय अधिकारों से जुड़े होते हैं, मानवीय अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। उनका डेवलपमेंट ही इस रूप में किया जाता है, इस रूप में ही वो विकसित हुए हैं कि उससे मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। और लास्टली हम ये कह सकते हैं कि अभिसमयों के कारण ही राष्ट्रमंडल के स्वरूप में लचीलापन आया है। राष्ट्रमंडल आप जानते हैं ऐसे देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके थे, आज स्वतंत्र हैं, फिर भी उनके द्वारा ब्रिटिश सम्राट को कानूनी रूप में आज भी अपना संप्रभु शासक स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के साथ ब्रिटेन का ये जो संबंध, ऐतिहासिक संबंध बना हुआ है, ये अभिसमयों की मौजूदगी के कारण ही
बना हुआ है, क्योंकि अभिसमयों के कारण ही राष्ट्रमंडल देश ब्रिटेन से अपना जुड़ाव अनुभव करते हैं। यह अभिसमय ही है जो ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रमंडल देशों पर अपना निर्णय थोपने नहीं देते। अगर ब्रिटिश सरकार ने वास्तव में अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए अपना निर्णय थोपा होता तो राष्ट्रमंडल कब का भंग हो गया होता। लेकिन सम्राट भी और मंत्रिमंडल भी इस दिशा में अभिसमयों के महत्व को समझते हैं और वो जानते हैं कि जो औपचारिक संबंध राष्ट्रमंडल देशों के साथ उनका चल रहा है उसे जारी रखना चाहिए। तभी वो वहां की जनता और वहां के राष्ट्राध्यक्ष की ब्रिटिश सम्राट के प्रति भक्ति भाव की अपेक्षा कर सकते हैं। वो आगे भी तभी जारी रह सकता है जब ब्रिटिश सरकार इस संबंध में प्रचलित परंपरा का ध्यान रखे। तो कई रूपों में भूमिका का निर्वाह किया जाता है अभिसमयों के द्वारा। तो निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत ज्यादा महत्व है और इन परंपराओं के कारण ही ब्रिटिश संविधान में लचीलापन आया है, वो समय के अनुरूप बना है। और हैरिसन लिखते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर पाई है इन अभिसमयों के कारण ही।